हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम ईथर को बनाने के मेथड हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो ईथर जो है, ईथर के पास कोई ऐसा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो ज़्यादा रिएक्शंस को दे पाए, तो इनकी जो रिएक्शंस होगी वो बहुत ही कम होगी क्योंकि इसके पास कोई भी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ईथर की अगर बात की जाए तो ईथर में होता है ROR। अब ऑक्सीजन के अराउंड दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इजीली यहाँ से रिमूव नहीं हो सकते हैं, कोई भी अनसैचुरेशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस भी बहुत कम होती हैं। तो हम यहाँ बात करें, ईथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। कोई भी सक्रिय क्रियात्मक समूह उपस्थित होने के कारण ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। तो ईथर की रिएक्टिविटी आएगी ड्यू टू ऑक्सीजन एटम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर के कारण ये लिविस बेस की तरह बिहेव करता है और कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें ऑब्टेन होती है। बेसिक नेचर ऑफ ईथर्स, तो हम जानते हैं कि ईथर्स के अंदर ऑक्सीजन जो एटम है उसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये लोन पेयर्स प्रेजेंट होने के कारण ये लिविस बेस की तरह बिहेव करता है। तो अगर ईथर्स की रिएक्शन करवा दी जाए मिनरल एसिड्स जैसे HCl, HBr, H2SO4 एटसेट्रा, या फिर लिविस एसिड्स के साथ BF3, AlCl3 एटसेट्रा, तो ये एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ईथर्स इजीली रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स एंड लिविस एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स। तो इन सॉल्ट्स में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन से टाइप के सॉल्ट बनते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ईथर्स की रिएक्शन अगर HBr के साथ करवाई जाती है तो डाई एल्काइल ऑक्सोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट बन जाएगा। अगर इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो डाई एल्काइल ऑक्सोनियम साल्ट बन जाएगा, और अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो डाई एल्काइल क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। दैट मीन्स ईथर्स जो हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। जब भी आप इनकी मिनरल एसिड्स के साथ, ये सब क्या हैं, मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है जिससे सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो अगर इनकी रिएक्शन लिविस एसिड्स के साथ करवाई जाती है तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इनकी रिएक्शन लिविस एसिड्स जैसे BF3 के साथ करवाते हैं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन से बोरोन की ओर ये क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स के कारण वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो लिविस एसिड को लोन पेयर्स को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर ईथर्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ करवाई जाए तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये एक ईथरल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है जहाँ पर RMgx के साथ दो ईथर्स जो हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड ईथर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये जो रिएक्शन है वो इस बात को बताती है कि ईथर्स जो हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। तो अगर बच्चों आपके पास टाइम कम हो, एग्जाम के टाइम का टाइम कम हो, तो आपको सिर्फ ईथर्स में से क्या पढ़ना है मैं यहीं पर बता देता हूं। आपको क्वेश्चन आएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में से, वहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि एल्काइल हैलाइड जो है वो होगा 1 डिग्री, ठीक है। अगर आपने एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लिया तो ईथर बनने की बजाय एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। और सेकंड जो है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बाय HX, तो इसमें HI से वो ईथर का बॉन्ड क्लीवेज करवाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस आपको ईथर में ध्यान में रखनी है। थर्ड रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है साइक्लिक ईथर्स के टाइम रिंग ओपनिंग। इसके अलावा ईथर्स में से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक।
जब भी ROR की रिएक्शन HX के साथ करवाई जाएगी तो हम जानते हैं कि ये H+ यहां पर आकर जुड़ जाएगा और RO प्लस R बनेगा। अब इनमें से एक बॉन्ड डिसोशिएट होगा, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, तो आप इसको एक को R' बोल दीजिए और एक को R बोल दीजिए। तो अगर आप R' का बॉन्ड डिसोशिएट करते हैं तो यहां पर X माइनस ये S, ये दोनों इलेक्ट्रॉन R के R+ निकलेगा तो R' तो X हो जाएगा और साथ में ROH बन जाएगा। दैट मीन्स आपके पास क्या ऑब्टेन होता है, एक तो अल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन होता है। तो यहीं पर अगर आपने इस अल्कोहल को आपने फिर से रिएक्ट करवा दिया HX के साथ तो आपके पास RX भी ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ईथर लिया और ईथर की रिएक्शन आपने नॉर्मल HX के साथ करवाई तो एक तो बनेगा आपके पास अल्कोहल और एक बनेगा एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आपने ईथर की रिएक्शन करवाई HX और XS में तो आपको एल्काइल हैलाइड ही ऑब्टेन होंगे। ये चीज आपको ध्यान में यहां पर रखनी है कि हम क्लीवेज करवा रहे हैं किसका, CO बॉन्ड का, किससे, HX से। अब इसमें रिएक्टिविटी की बात की जाए तो हम जानते हैं जितना ज्यादा ये H+ देगा उतना ही ज्यादा ईथर डिसोशिएट होगा। दैट मीन्स ये इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है वो एसिडिक नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। दैट मीन्स सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl हो जाएगा। एग्जाम्स के अंदर आपसे ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है, NCERT के अंदर HI से ही डिसोसिएशन करवाया हुआ है तो आपसे एग्जाम्स के अंदर ईथर्स का क्लीवेज पूछा जाएगा बाय HI। तो HI में क्या होगा, CO बॉन्ड का, HI से हम क्या करवा सकते हैं, ईथर का CO बॉन्ड का क्लीवेज करवाया जा सकता है। तो जब भी आपने ईथर लिया और ईथर को जब आप HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास एक तो RI ऑब्टेन होगा और एक ROH ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स एक तो आपके पास एल्काइल आयोडाइड बनेगा और एक आपके पास एल्काइल अल्कोहल ऑब्टेन होगा। ठीक है। अब देखिए अगर आपने इसी रिएक्शन के अंदर HI को ले लिया एक्सेस में तो आपके पास दोनों ही RI ऑब्टेन होंगे। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि अगर एक्सेस में HI को लिया गया तो ऑब्टेन होगा एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड ही ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर आपने HI लिया कंसंट्रेटेड HI, कोल्ड HI, लेकिन एक्सेस में नहीं लिया तो आपको एक तो ये यहां से CO बॉन्ड डिसोशिएट होगा, एक R के साथ तो I लग जाएगा और एक R के साथ OH लग जाएगा, जिससे एक तो एल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन होगा और एक एल्काइल अल्कोहल आपको ऑब्टेन होगा। अब कौन सा तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा और कौन सा एल्काइल अल्कोहल बनेगा, इस बात को हम इसकी मैकेनिज्म से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, आपने लिया कोल्ड कंसंट्रेटेड
HI जिसने H प्लस को डोनेट किया और ये H प्लस आकर इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ यहाँ पर आकर जुड़ गया है। अब देखिए ये ऑक्सोनियम आयन आपके पास यहाँ पर ऑब्टेन आपको हो गया है। अब ये जो रिएक्शन है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी। तो वो किस बात पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर देखिए कि अगर ये ऑक्सोनियम आयन बन गया है तो रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी, वो डिपेंड करती है इन एल्काइल ग्रुप्स के ऊपर। अगर मान लीजिए ये एल्काइल ग्रुप्स में से R डैश जो है वो यहाँ से अगर ये बॉन्ड टूट जाए CO तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, R प्लस। अगर ये R प्लस होता है स्टेबल, दैट मीन्स ये R प्लस जो है वो होता है 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड, जिसको आप बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है तो ये यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसका कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन पर I माइनस आकर लग जाएगा। दैट मीन्स उसे हम बोलेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कब होगी, या तो R ग्रुप या R डैश ग्रुप, दोनों में से कोई ग्रुप जो है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करे, तब तो क्या होगा, तब SN1 रिएक्शन होगी। अगर मान लीजिए दोनों ही जो ग्रुप हैं, अगर मान लीजिए ये जो दोनों ही ग्रुप्स हैं वो क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोल दूं कि ये ईथर था और इससे ऑक्सोनियम आयन इसका फॉर्मेशन हो गया है। अब चाहे मैं यहां से डिसोशिएट करूं चाहे इधर से डिसोशिएट करूं, आपको यहां पर कोई भी स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो है 1 डिग्री बनेगा और यहां पर सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन बन सकता है। ठीक है, तो अब जो है इस ऑक्सोनियम आयन जो है इस पर I माइनस आकर अटैक करता है। अब यहां पर जो रिएक्शन होगी उसे हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ये बैक साइड से अटैक करेगी। तो जब ये बैक साइड से अटैक करेगी तो ये ढूंढती है इन दोनों में से इसको क्या करना है, किसी, चाहे ये इस पर अटैक करे चाहे ये इस पर अटैक करे, तो वो उस जगह पर अटैक करेगी जहां पर क्राउडिंग जो है वो मिनिमम हो। तो SN2 रिएक्शन कहां पर होती है, जहां पर बैक साइड में क्राउडिंग जो होती है वो मिनिमम होती है। तो इन दोनों में से SN2 रिएक्शन किस पर फास्ट होगी, तो I माइनस करेगा मिथाइल ग्रुप के ऊपर अटैक, जिससे यहां पर क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा और आपको यहां पर क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इथेनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुई है वो SN2 मैकेनिज्म से हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता, ये वाला ईथर होता आपके पास, तो अब यहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है इसके डिसोशिएट होने से। तो जब 3 डिग्री बन सकता है तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव होने से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा और इस कार्बोकैटायन पर कौन आकर अटैक करेगा, I माइनस, जिससे इसका तो आयोडाइड बन जाएगा और आपको मीथेनॉल साथ में ऑब्टेन होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो होगी SN1 रिएक्शन। अगर यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है तो SN2 मैकेनिज्म होगी और स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का क्या बनेगा, आयोडाइड। ठीक है, लेकिन यहां पर ये अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा और उसके ऊपर RI लग जाएगा, जिससे क्या बनेगा, उसी का आयोडाइड बनेगा। ठीक है बेटा,
तो हम इस मैकेनिज्म के बाद इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेटेड HI। कंसंट्रेटेड HI दे रखा है तो CO बॉन्ड का डिसोसिएशन होना है। अब आपको CO बॉन्ड का डिसोसिएशन इधर से करना है या इधर से करना है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है क्या। तो अगर यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि ये CPM बनेगा, जबकि यहां पर क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकैटायन, वो की क्या होता है, अनस्टेबल। तो यहां से आप इसको डिसोशिएट करिए और इस CPM पर आप क्या जोड़ दीजिए, CPM कार्बोकैटायन पर आप आयोडीन को जोड़ दीजिए। तो सेकंड के प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साथ में आपको CH3OH ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन अगर आपने HI एक्सेस में ले लिया तो यहां पर आपको दोनों साइड ही आपको आयोडाइड ऑब्टेन होगा। तो आपसे पूछा जाए ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी, तो ये रिएक्शन थी SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो SN1 रिएक्शन होगी, नहीं तो SN2 रिएक्शन होगी। यहां पर देखिए, यहां पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, तो आप बना दीजिए 3 डिग्री आयोडाइड और साथ में 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर HI एक्सेस में दे दिया आपको तो दोनों साइड ही क्या आप ऑब्टेन होगा, तो दोनों साइड ही आपको आयोडाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी SN1 रिएक्शन है। अब देखना यहां पर चेंज क्या आता है, ये तो है सेकेंडरी और ये सुपर प्राइमरी। तो यहां पर दोनों ही जो हैं वो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है। जब दोनों ही स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है तो यहां पर रिएक्शन होगी SN2। सबसे पहले तो H+ आकर यहां पर जुड़ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब दोनों को आप चाहे इधर से तोड़िए चाहे उधर से तोड़िए, यहां पर किधर से भी डिसोसिएशन से स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अब इसका डिसोसिएशन कौन करेगा, I-। अब I- जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहां पर अटैक करे या यहां पर करे, तो CH3 पर वो अटैक करेगा। दैट मीन्स CH3 तो I बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, SN2 रिएक्शन। यहां पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर SN2 रिएक्शन हो रही है तो स्मॉलर जो अल्काइल ग्रुप है उसका तो आयोडाइड बनाना है, लेकिन अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो SN1 रिएक्शन होगी और उसी का अल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन यहां पर अगर एक्सेस दिया हो तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, दोनों साइड आप क्या लगवा दीजिए, दोनों साइड ही अल्काइल ग्रुप को लगा देंगे। ठीक है, तो कुछ और रिएक्शंस भी हम इसमें स्टडी कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इनको अगर स्टडी करें, कोल्ड HI के साथ यहाँ रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो जब भी आप कोल्ड HI से CO बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सी साइड से CO बॉन्ड को डिसोशिएट करना है। आप उस साइड से सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि अगर ये वाला या ये वाला बॉन्ड टूटता है तो क्या कार्बोकैटायन बन रहा है स्टेबल। यहाँ पर आप यहाँ से डिसोशिएट करेंगे तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनाइए
और जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो उस पर क्या लग जाएगा, आयोडाइड लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक आयोडाइड हो जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट आपको क्या ऑब्टेन होगा, CH3CH2OH। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें तो आप इधर से तोड़ते हैं इसको, तो क्या बनेगा आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर आयोडीन इजीली अटैच हो जाएगा। और इसके बाद CH3CH2OH जो है आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो अगर ये दोनों रिएक्शन की बात की जाए तो दोनों में स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, SN1 रिएक्शन, और ये भी कैसी है, SN1 रिएक्शन। अब देखिए यहां पर जब भी आप बेंजीन रिंग के साथ करेंगे तो ये ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में होता है बेंजीन रिंग के साथ, तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो ये इजीली डिसोशिएट नहीं होता है, दैट मीन्स कोल्ड HI के साथ ये कभी भी रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर अगर आपको इधर और इधर से डिसोशिएट करना है तो यहां पर तो आ गए डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है, और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के कारण यहां से डिसोशिएट नहीं होगा। अब ये यहां से डिसोशिएट होगा क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है, तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन पर आप क्या लगा देंगे, आयोडीन को अटैच कर देंगे। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो ये हो जाएगा फिनोल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर भी स्टेबल कार्बोकैटायन बना, दैट मींस इसमें कैसी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बन रहा है 1 डिग्री, इधर की साइड 1 कार्बन, इधर की साइड 2 कार्बन, दैट मींस ये हो रहा है 2 डिग्री और ये हो रहा है 1 डिग्री। अब 2 डिग्री और 1 डिग्री है तो रिएक्शन कैसी होगी, SN2। जब SN2 रिएक्शन होती है दैट मींस यहां प्लस में रिंग ओपनिंग कौन करवाएगा, आयोडीन रिंग ओपनिंग करवाएगा, तो आयोडीन कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, तो यहां पर तो आपके पास लग जाएगा आयोडीन और यहां पर हो जाएगा ये OH। ठीक है, अब देखिए अगर आपने HI एक्सेस में ले लिया तब समस्या ही खत्म है, तब आपको क्या करना है, इस बीच वाले O को गायब करना है और आपको दोनों साइड में क्या लगा देना है, आयोडीन को लगा देना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी, तो SN2 रिएक्शन थी। अब यहां पर देखिए इस बॉन्ड को आप इधर से या इधर से डिसोशिएट कर सकते हैं, तो ये तो हुआ 1 डिग्री, लेकिन ये कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री की साइड कार्बोकैटायन बनाइए, कार्बोकैटायन बना दीजिए और इधर क्या लगा दीजिए, OH। जब आप इधर कार्बोकैटायन बनाएंगे इस पर क्या लगा देंगे आप, आयोडीन को लगा देंगे। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए अगर HI एक्सेस में हुआ तो दोनों साइड ही आप आयोडीन को लगा देंगे। अब देखिए यहां पर जो रिएक्शन है कोल्ड HI के साथ, तो अगर आप यहां से डिसोशिएट करते हो तो आपके पास एलाइलिक बन रहा है, तो एलाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, दैट मींस SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो आप इस पर क्या जोड़ेंगे, एलाइलिक कार्बोकैटायन पर आयोडीन को जोड़ देंगे और साथ में इथेनॉल आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे जिसमें आपको ईथर्स को डिसोशिएट करना होगा बाय द हेल्प ऑफ HI। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जब भी आप ईथर्स की रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो आपको एस्टर्स ऑब्टेन होते हैं। तो यहां पर जो है लिविस एसिड की प्रेजेंस के अंदर CH3CO ग्रुप यहां पर आकर जुड़ जाएगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा जिससे C2H5Cl यहां बन जाता है। तो एस्टर्स का ऑब्टेन होना बताता है कि यहां पर जो है C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो बच्चों अब हम इसी में बात कर रहे हैं साइक्लिक ईथर्स की। तो साइक्लिक ईथर्स
वो ईथर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग मिनिमम 3 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर्स का प्रिपरेशन जो है वो आप जानते हैं, जब भी आपको दी गई एल्कीन और इसकी रिएक्शन करवा दी गई O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Ag, तो आपको इपोक्साइड ऑब्टेन हुआ। ठीक है, अगर आपको एल्कीन दी गई और आपको यहां पर रिएक्शन करवा दिया गया पर एसिड के साथ, पर एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें एक ऑक्सीजन नॉर्मल एसिड से ज्यादा होता है, तो यहां भी ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगी, इपोक्साइड रिंग मिलेगी। तो इन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर्स। तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्या चीज है, साइक्लिक ईथर्स की रिंग ओपनिंग। एसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर्स हम यहां ले रहे हैं, जहां यहां तो 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए जब भी आप इसकी रिंग ओपनिंग करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में या न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, तो यहां पर रिंग ओपनिंग होती है फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर आपने न्यूक्लियोफाइल दिया तो ये रिंग ओपनिंग इधर से ऐसे हो जाएगी, जिससे आपको O- और यहां पर Nu ऑब्टेन होगा। तो अगर इपोक्साइड रिंग ओपनिंग ऐसे करवानी है तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करवाते हैं तो इधर से रिंग ओपनिंग होगी, जिससे आपको ऑब्टेन क्या होगा, RMgX O- MgX प्लस, और यहां पर लग जाएगा R। अब देखिए इसका करवा देंगे अगर आप हाइड्रोलाइसिस, OH और ये हो जाएगा R हो जाएगा। तो इसमें आप रिंग ओपनिंग यहां और भी करवा सकते हैं। अगर आप इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा सकते हैं, आप इसकी NaBH4 के साथ करवा सकते हैं, तो रिंग ओपनिंग पर क्या होगा, यहां पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- सप्लाई करता है, ये भी H- सप्लाई करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां से आएंगे, फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड से रिंग ओपनिंग होगी। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर भी बता दिया गया है। मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो चाहे साइक्लिक ईथर से जोड़े चाहे आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जोड़े, वो आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर दिया हो लिविस एसिड्स प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल रिंग ओपनिंग होगी तो यहां पर रिंग ओपनिंग होगी वहां से जहां से इसका, अब ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहां या यहां कार्बोकैटायन बनेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आप यहां रिएक्ट करवाएंगे तो रिंग ओपनिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर more stable कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा रिंग ओपनिंग वहीं से
होगी। तो अब यहां पर रिंग ओपनिंग यहां से होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, तो न्यूक्लियोफाइल और ये OH हो जाएगा। तो इपोक्साइड रिंग ओपनिंग के टाइम आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर लिविस एसिड दिया है या नॉर्मल रिंग ओपनिंग करवाई हुई है। अगर नॉर्मल रिंग ओपनिंग करवाई है तो वो वहां से रिमूविंग होगा जहां से लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ में लिविस एसिड दिया हुआ है तो रिंग ओपनिंग उस साइड से होगी जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, आपको दिया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड, ठीक है, यहां दे दिया जाता है NaBd4, सेकेंड आपको दे दिया जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, D- सप्लाई करेंगे ये, और D- जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहां से अटैक करेगा तो रिंग ओपनिंग यहां से होगी, जिसके कारण आपको ऑब्टेन क्या होगा, OH और D, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर इसने दे दिया LiAlD4 साथ में AlCl3, सेकेंड दे दिया आपको H3O+, तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में आपको क्या दिया है, आपको यहां पर AlCl3 दिया है। तो पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा, AlCl, पहले तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। अब इस ऑक्सोनियम आयन की रिंग ओपनिंग जब होगी D- से, अब ये D- कहां से है, LiAlD4 से, तो रिंग ओपनिंग वहां से होगी जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। तो बाद में इसका हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसके साथ में H2H3O+ दिया हो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर AlCl3 नहीं दिया हो तो रिंग ओपनिंग लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से, ठीक है। तो ईथर्स में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में कार्बोनेट कंपाउंड्स।